गुड आफ्टरनून क्लास। शुरू करते हैं फटाफट से। कल हम लोग पहुंचे थे ऑर्डर में रैंकिंग की, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया था, समझ में आया था कल अच्छे से। ठीक है, तो हमने कल मिनिमम वाली एक कंडीशन बताई थी। आपका नेम एक बार फिर से लिखो। मणिका। मणिका, व्हाट इज द मिनिमम कंडीशन फॉर आ रो और आ क्लास? कल मैंने जो बताई थी बताओ। ओके, मतलब कंडीशन क्या होती है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर मिनिमम? ओवरलैप। मेन इज दैट कि ओवरलैप करेगा। कंडीशन आप ध्यान रखना, बिकॉज क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो कभी कभी क्लियर नहीं होता है कि वो मिनिमम का दिया होगा। जैसे क्वेश्चन दिया है इन अ क्लास ऑफ 23 स्टूडेंट्स, लिखना चाहो तो लिख लो, लिखो इन अ क्लास ऑफ 23 स्टूडेंट्स राम इज 5th from the left. Okay, and Shyam is 22 from the right. 22 from the right. 20 Shyam is 22 from the right. 5. Ram is 5 from the left and Shyam is 22 from the right. Okay, then tell the total number of, tell the mid number of people, number of person between them, ऐसे लिखो। tell the number of person between them। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन बताना। ठीक है, सॉरी मैं कह रहा हूँ टेल दी, मैंने कुछ लिखा नहीं, मैं तो आपसे बोल रहा हूँ टेल दी नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देम। कितने आएंगे? अक्षम, अपर्णा। कल प्रैक्टिस करी थी, शीट मिल गई आप लोगों को? कल मैंने शीट पहुंच गई थी आप लोगों के पास। एक 2 आएगा। मणिका कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। देखो ये पहली बात तो ये मैक्सिमम वाला केस आप इसमें लगा ही नहीं पाओगे, जरा इसको लगा के देख लेते हैं। मैंने ये क्वेश्चन क्यों दिया है, रीजन है इसका एक, क्योंकि कल की कंडीशन का ये क्वेश्चन है। तो अगर मैं चलो नॉर्मल कंडीशन लगाता हूँ, बोलो राम की पोजीशन 5 है, लेफ्ट से राइट से क्या है? हाँ 22, ठीक है। और मिड पर्सन की बात करता हूँ तो ये टोटल के बराबर होता है। अगर मैं इसे x मान लूँ, मिड पर्सन x है, दोनों पोजीशन प्लस मिड पर्सन, ये वैल्यू टोटल कितनी दे रखी है? 23 दे रखी है। अच्छा आप जरा देखो 23 इक्वल टू 27 प्लस एक्स, क्या x की वैल्यू निकलेगी? नेगेटिव आएगी। इसका मतलब समझे कुछ या नहीं? क्या समझे अपर्णा? कि ये ओवरलैपिंग की कंडीशन है। मैंने कल एक कंडीशन और बताई थी, मेरी क्लासेस में बहुत दिमाग खोल के कान खोल के बैठना है। मैंने कल बताया भी था, इफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इक्वल्स टू, अगर टोटल के सम से ज्यादा निकल जाए लेफ्ट और राइट के, तो ओवरलैप है। ठीक है, दैट इज ओवरलैप। तो ये कंडीशन ऐसे आएगा ही नहीं, तो ये हमारा तो रॉन्ग हो गया। पहले ये पूरा प्रोसेस रॉन्ग है। और ओवरलैप की कंडीशन मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, सम इक्वल टू 23 इक्वल टू, पहले दोनों पोजीशन का सम करो, कितना हुआ? 27। सही है, यही तो हुआ। माइनस क्या करते हैं? बिटवीन पीपल मान लिया x प्लस 2, यही तो होगा। इधर सॉल्व करते हैं, 23 इक्वल टू 27 माइनस एक्स माइनस 2, ये हुआ 23 इक्वल टू 25 माइनस एक्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यानी नंबर ऑफ पर्सन ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन मिनिमम कंडीशन है ये, ध्यान रखना। मिनिमम हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर राइट से 22 पे है तो इधर आएगा और 5 लेकिन अच्छा ये बताओ, ये कंडीशन नहीं हो सकती, ये 5 इधर से और ये इधर से 22? यही होगा और कोई नहीं। हाँ यही होगा और कोई हो ही नहीं सकती। हाँ तो यही बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ मैं। समझ गए ना बच्चों? गलती तो नहीं होगी। ठीक, बढ़े आगे। ठीक, अब हमने कल बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे। सक्षम क्या बताया था? सब भूल जाते हो, मतलब मेरी, अब आपको पता चल जाएगा कि मेरी क्लास में हर चीज इंपॉर्टेंट क्यों है।
लास्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए मैंने कहा था कि इंटरचेंजिंग बताऊंगा। मुझे सब पता है, आपको नहीं पता। आपको भी माइंड मेकअप करके रेडी होके आना है यहाँ पे कि सर मुझसे प्रीवियस क्लास का पूछ सकते हैं, प्रीवियस क्लास में क्या हुआ वो पूछेंगे, तो आप रेडी रहा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इंटरचेंजिंग की। तो हेडिंग डाल लेना, बेस्ड ऑन पोजीशन इंटरचेंज, बेस्ड ऑन पोजीशन इंटरचेंज। काफी इंपॉर्टेंट है फॉर आईपीएम एंड सीयूईटी बोथ। लिखो क्वेश्चन, इन अ क्लास सीता इज 7 from the left. Sita is 7 from the left and Geeta is 9 from the right. Geeta is 9 from the right. When they both interchange their position, when they both interchange their position, then Sita came 11th from the left. Sita came 11th from the left. Okay, then tell the total number of girls, and tell the total number of girls in the class. 90. काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। युवराज, आता है ये कॉन्सेप्ट? किसने बताया आंसर? सक्षम। सक्षम आता है ये कॉन्सेप्ट? बहुत इजी तरीके से बताऊंगा ये आपको। बुकों में बहुत टिपिकल दिया हुआ है, किसी में कुछ दिया है, किसी में कुछ दिया है, तो उसको ना फॉलो करके मेरा कॉन्सेप्ट देखना, बिना पेन चलाए आंसर आ सकता है। 90 आ गया? अपर्णा नहीं आया। देखो, क्लास की बात करते हैं। ये क्लास में ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। सीता की पोजीशन बोलो अपर्णा। 7 है, कहां से? तो सीता है, ठीक है। गीता की पोजीशन बोलो, कहां से? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। डायग्राम जरूर बनाना, बिना डायग्राम नहीं समझ आएगा जो लोग फर्स्ट टाइमर है, और जिन्हें आता है वो भी तब भी एक बार ध्यान से देखें। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि व्हेन दे बोथ इंटरचेंज देयर पोजीशन, द मीनिंग ऑफ दैट कि आपकी पोजीशन पे अपर्णा आ जाती है और अपर्णा आपकी पोजीशन पे आ जाती है, आप उनकी पोजीशन पे चले जाते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि गीता आ गई अब यहाँ पे। ठीक है, मैं पेन चेंज कर दे रहा हूँ जिससे कलर क्लियर है। और सीता कहाँ आ जाएंगी भाई? बताओ, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि सीता की जो पोजीशन हो गई है वो लेफ्ट से क्या हो गई? 11, यानी सीता तो बेटा यहां पहुंच चुकी है, और सीता की ये जो पोजीशन है ये लेफ्ट से 11 है। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अब बस काम सॉल्व हो चुका है, क्योंकि सीता की तुम्हें लेफ्ट से पोजीशन पता चल चुकी है 11, और सीता की राइट से पोजीशन तो इंटरचेंज होके क्या हो चुकी है? 9। ठीक है, ये दोनों चीजें तुम्हें पता चल चुकी हैं, पता चल गई। अब तुम्हें ये भी पता है कि एक पर्सन की अगर दोनों तरफ से पोजीशन पता चल जाए तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है कि t = ls + rs, यानी 11 + 9 - 1 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 19। तो क्लास में कितनी लड़कियां होंगी? समझ में आया पढ़ना अच्छे से? इसी का सेकंड क्वेश्चन है। अच्छा बताओ, हाउ मेनी गर्ल्स बिटवीन सीता एंड गीता? हाउ मेनी गर्ल्स बिटवीन सीता एंड गीता? 3। 2 तरीकों से निकाल सकते हैं, मैं दोनों मेथड्स आपको बताऊंगा। पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगा। देखो, एक ये भी तरीका है। देखो यहाँ पे पहले अब यहाँ पे गीता आ चुकी है, ठीक है, और यहाँ पे कौन आ गई है? सीता है। ठीक है, तो 11 पोजीशन तो ये है सीता की इधर से,
और यहाँ पे है गीता, यानी 7 और 11 के बीच में कितने लोग आएंगे ये देख लो, 8 9 10, 3 ही लोग तो आएंगे, 3 ही लोग आएंगे। एक तो ये तरीका है बिना पेन चलाए निकाल सकते हो। एक दूसरा तरीका भी वी नो डैट कि टोटल हमारे पास कितना है 19, इधर से पोजीशन किसी को भी ले लो इंटरचेंज से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। 7 + 9 + x, बीच में x मान लिया हमने, तो इसे ऐड किया तो x = दोनों मेथड से, यानी आप मिड पर्सन्स भी निकाल सकते हैं और क्या टोटल। ठीक है, नेक्स्ट समझ में आया अच्छे से? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। देखो इन अ क्लास दीपा इज 9 from the left. Deepa is 9 from the left and Vijay is 13 from the right. And Vijay is 13 from the right. ठीक है? When they both interchange their positions, then Deepa came 17 from the left. Deepa came 17 from the left. Then tell the position of Vijay from the right. Then tell the position of Vijay from the right. 21st. और टोटल कितने हैं? 29। ठीक है, आ गया सभी का, सक्षम आ गया? अपर्णा बता दूं? समझ लो बिल्कुल ध्यान से। फिर से देखो वही कंडीशन में लगाता हूं। पहले दीपा कौन सा, दीपा और विजय की बात हो रही है, दीपा एंड विजय। दीपा की पोजीशन बोलो बेटा लेफ्ट से, और विजय की बोलो राइट से 30। ठीक है, व्हेन दे बोथ इंटरचेंज देयर पोजीशन, तो ये इंटरचेंज कर रहे हैं पोजीशन को, यानी अब विजय आ जाता है यहाँ पे और दीपा आ जाती है यहाँ पे। ओके ठीक है, उसके बाद बोलो लाइन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बोलो। दीपा, दीपा की पोजीशन लेफ्ट से भी तो दी होगी। अरे एक लास्ट वाली लाइन है, हाँ ये बोलो ना 17 बोलो, सही है बेटा? हाँ ये बोल रहा हूँ। तो दीपा की राइट से 13 हो गई, लेफ्ट से 17 हो गई। पहले तो तुम टोटल निकाल लो इस क्वेश्चन में, हमेशा ऐसा किया करो, इजी हो जाता है। तो टोटल मैं निकालता हूँ तो 17 + 13 - 1 यानी 29 आएंगे टोटल। बताओ पढ़ना, ठीक है? अब जब 29 आ गए तो विजय की कहाँ से पोजीशन पूछी है तुमसे? राइट से पूछी है। लेफ्ट से तो विजय नई पोजीशन 9 होगी, तो 9 + r - 1 लगा दूं। इसे सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई, यानी विजय की पोजीशन क्या होगी 20। ठीक है, ओरली हो सकते हैं बिना पेन चला, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो गेम लगेगा, गेम। वही चीज़ मुझे चाहिए आप लोगों से। इफ़ यू वांट टू बी अ मास्टर इन रीजनिंग ना, तो बस गेम ऐसे समझो कि टीचर ने जो तुम्हें पढ़ाया और मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि तुम लोग मास्टर बन जाओ। बिल्कुल बस प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। 20 क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, 30 मैं करा रहा हूँ, तो 50 आप करो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। In a class of 36 students, in a class of 36 students, the number of boys is double the number of girls.
In that class, 13 boys is before Sarita. 13 boys is before Sarita, whose rank is 19 in the class. Whose rank is 19 in the class. Okay. Then tell how many girls after Sarita in that class. Options 5, 6, 7, 8 and none of these. 6, confirm. So boy before Sarita. How many girls after? हाँ 13 बॉयज बिफोर सरिता. बॉयज. हाँ बॉयज थे. ये कंडीशन है, ध्यान से करना. 6. आ गया? हाँ जी सर. इसमें ऑप्शन देख के आंसर आ सकता है. नहीं, वैसे भी आ जाएगा. थोड़ा ऑप्शन देख के. नन ऑफ दीज भी दिया है बेटा. देन नहीं बट सर 6 वाला ऑप्शन एक्यूरेट आंसर दे रहा है. चल देखते हैं. तो क्वेश्चन को देखो. सबसे पहले ये बताओ कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में? 36 हैं. लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू एक्स. ठीक है. बॉयज कितने हो जाएंगे? 2x. सबसे पहला काम तो यही है. 2x प्लस एक्स इक्वल्स टू 36 होगा. तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 12. ओके. 2x कितना हो गया? 24. ठीक. यानी लड़कियां तो 12 हैं और लड़के 24. अब क्वेश्चन की बात समझते हैं. क्वेश्चन ने बोला कि सरिता की जो पोजीशन है उससे ऊपर 13 लड़के हैं. ठीक है. सरिता की रैंक कितनी है? 19. इसका मतलब क्या हुआ? 13 लड़के ऊपर हैं और 19 सरिता की रैंक है. इसका मतलब 5 लड़कियां और होंगी जो इसके ऊपर होंगी. छठी सरिता खुद होगी. छठी तो सरिता ही होगी. ठीक है बेटा पढ़ना. अब टोटल लड़कियां हैं 12. 6 लड़कियां ये हो गई तो सरिता के नीचे कितनी होंगी? 12 माइनस 6. ठीक है. समझ में आया? ठीक. अच्छा क्वेश्चन है ये सारे, बिकॉज सारे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आए हुए हैं. तो मैं वही क्वेश्चन को पहले करा रहा हूँ जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा फील कराएंगे कि क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट. एक पैसेज है छोटा सा, इसको देखते हैं. इन अ क्लास समीर इज 10th from the top. Sameer is 10th from the top and Anjali is 4th from the bottom. Sorry, Anjali is 4th. Bottom नहीं है. In a class Sameer is 10th from the top and Anjali is 4th from the top. नहीं, bottom नहीं है, मतलब 4th from the top ही है. ठीक है. लिखो. इन दी गर्ल्स अंजलि इज 3rd फ्रॉम द टॉप एंड 7th फ्रॉम द बॉटम. इन दी गर्ल्स अंजलि इज 3rd फ्रॉम द टॉप एंड 7th फ्रॉम द बॉटम. ठीक है. इन दी बॉयज Sameer is 5th from the top
and 21 from the bottom. 21 from the bottom. ठीक है. First question, how many students in that class? How many students in the class? 34. And second question, how many girls and boys respectively between Sameer and Anjali? How many girls and boys between Sameer and Anjali? So 3 boys and 3 girls. ध्यान से, 5 तो लोग ही हैं. ऑप्शन देता हूं, 4 1 2 3 3 2 और 1 4. गर्ल्स कितनी होंगी? 3 लड़के और 3 लड़के. डन. सर पहले लड़के का नंबर लिखना है, तो बताइएगा. पहले लड़के हाँ. का लिखना है, 1,4 होगा. हाँ पहुंच गए. सर 30. सर टोटल बताओ, टोटल आ गए. हाँ सर 34. देखो टोटल निकालना इजी है. कैसे निकालोगे टोटल? अब पढ़ना टोटल कितना आया, ये टॉपिक या फिर ये क्वेश्चन? थोड़ा सा देखो, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना. नहीं आया तो मुझसे अलग से पूछ लेना पड़े. ठीक है, कहीं भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए. अगर डाउट आ भी रहा है कोई बात नहीं, पहली बार कर रहे हैं हम, क्लास से बाहर भी हम फ्री टाइम में टीचर से पूछ सकते हैं. ठीक है, चलो जरा देखो, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ. टोटल निकालना है बेटा, पढ़ना ध्यान से समझना. टोटल निकालने के लिए हमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों चाहिए होंगे. उसके लिए 2 कंडीशन दे रखी है कि बॉयज़ के लिए भी एक पोजीशन दे रखी है ऊपर नीचे वाली, और गर्ल्स के लिए भी दे रखी है नहीं दे रखी है. तो अगर मैं टोटल की बात करता हूं तो टोटल इक्वल टू होगा TB प्लस TG होगा, बॉयज और गर्ल्स होंगे. तो अगर बॉयज के लिए बात करूं पढ़ना, तो बताओ समीर की बॉयज में पोजीशन क्या है, कहाँ, और बॉटम से क्या है? नहीं, ध्यान से, मैं लड़कों की बात कर रहा हूं. इन दी बॉयज तो यहाँ पे क्या लगेगा, 5th प्लस 21 माइनस 1, यही तो लगेगा. ये तो बॉयज के लिए हो गया. गर्ल्स में बताओ अंजलि का. हाँ, थर्ड फ्रॉम द टॉप एंड 7 फ्रॉम द बॉटम. ठीक है, -1. तो ये 9 आया, और ये कितना आया? 25 आया. नहीं आया? इनको ऐड किया तो टोटल कितने आ गए? 34 आ गए. नहीं आ गए? टोटल तो 34 हो गए. सही है, बात समझ में आ गई. अब जरा मैं डायग्राम को ड्रॉ करता हूं. क्लास की बात करता हूं. क्लास में 10th समीर है, अंजलि कौन सी है? 4th. गर्ल्स कॉमा बॉयज पूछी. ठीक है, अंजलि देखो लड़कियों में तीसरी है नहीं है? लड़कियों में तीसरी है, और अंजलि वैसे टोटल क्या है वो 4 है, यानी एक लड़का ऊपर होगा. और लड़कों में समीर कौन है? 5th है टॉप पे. एक लड़का ऊपर आ ही चुका है. ठीक है, एक समीर होगा, 3 ही तो बचेगा. 3 बॉयज बचेंगे, और 5 लोग हैं तो 2 गर्ल्स होंगे. हाँ, इसके ऊपर भी. समझ में आया? पढ़ना नहीं आया? आया, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो. 10 पोजीशन समीर की है. ठीक है, अंजलि की 4th है, और लड़कियों में अंजलि 3 है. क्लास में वो 4थी है, लेकिन लड़कियों में वो तीसरी, यानी एक लड़की ऊपर है. ठीक है, हाँ, एक लड़का ऊपर है, सॉरी, एक लड़का ऊपर होगा, बाकी 3 लड़कियां होंगी. ठीक है, अब इनके बीच में समीर की पोजीशन है 5वीं बॉयज में. सही है,
और एक लड़का आ चुका है, तो कितने लड़के बचे? समीर को मिला के 4, तो 3 लड़के बीच में होंगे समीर के, समीर और अंजलि के। और जब 5 लोग टोटल ही हो सकते हैं, जो कि तो 3 जब इधर हो गए तो 2 बचेंगे, वो लड़कियां। तो आंसर क्या होगा? 2 गर्ल्स 3 बॉयज। अगर आपसे गर्ल्स पहले पूछ रहे हैं तो 2 गर्ल्स होंगी और 3 बॉयज। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आराम से क्लियर करते हुए चलो, कहीं कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसका। एक और लिखना, A is 5th in the class. A is 5th in the class. B is 8 from the bottom. B is 8 from the bottom. If C is 6th place after A, if C is 6th place after A and is same distance from A and B, ध्यान से लिखना, and is same distance from A and B, then tell the total number of students in the class. Then tell the total number of students in the class. So 23, 24, 26, 29, none of these. 23, 24, 29, none of these. देखो इसे ड्रॉ करना सीखो ध्यान से। नन ऑफ दिस 24 आए, 27 आए। अपर्णा देखो, पहले बोलो क्या लाइन है, लाइन को बोलो। ए तो 5th पर है, मैं ऐसे बना लेता हूं, ए होगा 5th पर। डायग्राम को बनाना सीखो, ठीक है। आगे बोलो। तो बी की है 8, ठीक है। 6 प्लेसेस आफ्टर ए, ठीक है। कौन? सी, ठीक है। तो 11 होगा। एंड सेम डिस्टेंस बिटवीन सी एंड बी, ये भी आवाज समझ में आ रही है आपको? ए एंड बी, तो क्लियर सी बात है, इसके बीच में 5 लोग होंगे, तो यहाँ भी 5 होंगे। सर 6 प्लेसेस का मतलब बीच में 6 लोग होने चाहिए ना, तो वो 12 को इसमें आएगा। एक सेकंड, क्वेश्चन, और वो फिर वहां से 19 एक सेकंड। आफ्टर ए बोल रहा हूं मैं, ए के बाद। यदि सी ए के बाद 6th प्लेस पर है, ए के बाद बोल रहा हूं ना, 6 प्लेसेस बोला है, 6th प्लेस आफ्टर ए, 6th प्लेस आफ्टर ए, 6th प्लेस आफ्टर 6th प्लेस आफ्टर ए, सही तो है ना? तो ये सी की पोजीशन यही तो आएगी। तो ये 5 लोग और 5 लोग देखो दोनों बराबर आ गए। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं? टेल द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, देखो 8 तो ये हो गए, 5 लोग बीच में, देखो अपर्णा 8 पोजीशन इधर से, 5 ये, एक सी, 5 लोग ये, और ये ए की पोजीशन, ए की पोजीशन इधर से कितनी थी? 5। ऐड करो जरा सबको, 10 और 15, 16 और 8, 24 समझ में आ गया? समझ में आ- 6 प्लेसेस होता है तो स्पेसेस छोड़ते बीच में, और हाँ, वो होता फिर आगे यस यस, ठीक है। हर चीज़ बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। अब पढ़ना समझ में आया? अब आ रहा है? थोड़ा सा ना घर जाके कितना टाइम दे रही हो एलआर को? कोई बात, टाइम थोड़ा सा निकाल लो, अलग से प्रैक्टिस का टाइम निकालो, ठीक है।
ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे थोड़ा सा ब्लैक कर लीजिए, ठीक है। चलो हो गया क्लियर, एक और देखते हैं। अच्छे से समझ में आ रहे हैं, सारी कंडीशन हम देख चुके हैं इस क्वेश्चनों में, कौन कौन से आ सकते हैं। इंटरचेंजिंग आ सकता है, वो क्लियर हो गया। मिनिमम आ सकता है, वो क्लियर हो गया। और बॉयज और गर्ल्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वो क्लियर हो गया। कंडीशनल क्वेश्चन आ सकता है, वो क्लियर हो गया। इंटरचेंजिंग आ सकता है, वो क्लियर हो गया। तो इसमें ऑलमोस्ट सारे टाइप खत्म हो चुके हैं और ऑर्डर भी हम सारा कर चुके हैं, तो कुछ इसमें ज़्यादा बचा नहीं है। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, इन अ रो A is 15 from the left. A is 15 from the left and B is 7 from the right. B is 7 from the right. There are 3 persons between them. There are 3 persons between them. And C is immediate left of A, and C is immediate left of A. Okay, then tell the position of C from the right. Then tell the position of C from the right. from here. सब एक चीज तो यहाँ पे हम ओवरलैपिंग कंडीशन कैसे निकाल सकते हैं? मुझे में बोला गया कि दोनों के बीच में 3 लोग तो वो तो ऐसे हो सकता है कि ये हाँ। होता है इसके बीच में, तो सी इनके इन तीनों में से कोई एक होता है। ट्राई करके देखो, ट्राई करो। ओवरलैप में ना फंसेगा केस, ट्राई करके देखो। इसमें चेक ओवरलैपिंग जरूर करना चाहिए, उससे भी आंसर निकाल के देखो। अपर्णा बताओ। जब दो से 6 आ रहा है नहीं 4 आ रहा है राइट से 4th आ रहा है। देखो ऐसे केसेस में वैसे तो जनरली क्या होता है ना, ओवरलैपिंग की कंडीशन को हम मिनिमम वाले केस में ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा है तो हम सेकेंडरी फेज में जा सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली चेक करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। आंसर है, ओवरलैपिंग चेक करने का कॉन्सेप्ट होता है। अगर CND भी दिया है ना, अगर हम बहुत अच्छे, जैसे हम कैट की बात करते हैं, तो कैट में तो बिल्कुल एक्यूरेट वाले मेथड पे जाना, हम कंफर्म ही नहीं है तो हम CND पे जाएंगे। और फॉर CUET एग्जाम्स की बात करते हैं तो एक जनरल वे ले सकते हैं, तो हम नॉर्मल मेथड को ही सॉल्व करते हुए निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ 12 आएगा। बताओ 12 आ गया या मैं बताऊँ? आ गया ना? नहीं आया। अपर्णा बताओ कहाँ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ड्रॉ हो रहा है या नहीं हो रहा है? मणिका देखो जरा कहाँ मिस्टेक कर रही है ये, बताओ। अदरवाइज मैं बताता हूँ, एक बार देख लो बोर्ड पे। पहले लाइन पढ़ो, अपर्णा लाइन पढ़ो। A is 15, ठीक है मैंने बना दिया। तो देखो तुम कहाँ गलती कर रही हो, मैं मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ ही कर रहा हूँ। आगे बोलो। B is 7 from the right. ठीक है, B is 7 फ्रॉम द राइट हो गया। C is immediate left of A. अच्छा अब ये देखो, थोड़ा सा सोचा करो, A का जस्ट इमीडिएट लेफ्ट इधर ही तो होगा, होगा नहीं होगा? और ये C होगा तो इसकी पोजीशन इधर से कौन सी हो जाएगी? 14 होगी। थोड़ा रैंकिंग जब पढ़ते हैं तो ये नंबरों का गेम हमें आना चाहिए। चलो आगे बोलो। Tell the position of C from the right. बस इतना ही दिया है और कुछ नहीं दिया? मतलब बीच में 3 लोग हैं। बीच में 3 लोग दिए है ना, तो कोई बात नहीं, अब तो हो गया ना ये। तो अब देखो कुछ नहीं करना, अब ये 7 देखो B है, 3 बंदे ये 10, एक ये A 11 और A के जस्ट इधर ये होगा C, यानी C की 12 नहीं होगी, राइट से ही निकालनी थी। तो ये ऐसे बताइए 7 फिर 8 आएगा 9 आएगा 10 ऐसे भी निकाल लो। देखो 3 पर्सन है तो 8 पोजीशन इधर से होगी, फिर 9, फिर 10, फिर A होगा 11, फिर 12,
ठीक है। अगर तुम्हें रैंकिंग का बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ गई ना तो कैसे भी निकाल सकते हो, और भी तरीके हैं निकालने के। और बताऊं, देखो सी इधर से लेफ्ट से 14 है, ठीक है। अब राइट से इसकी पोजीशन निकाल लो तो टोटल भी निकल जाएंगे, टोटल भी निकल जाएंगे, निकल जाएंगे नहीं निकल जाएंगे। तो वही बात है, अगर हमें ईयर पकड़ना आ गया, हम ऐसे पकड़ लें, घुमा के पकड़ लें, कॉन्सेप्ट में घुस जाओ बस उस चैप्टर के, ठीक है। अभी भी अगर तुम्हें कुछ डाउट रहता है उनको सर्कल कर लेना, पढ़ना, फ्री टाइम में मेरे से टाइम ले लेना, सर आप पे टाइम है तो मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। शीट मैंने भेज रखी है और शीट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। एनी डाउट मणिका, क्लियर? ठीक। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, इसकी और शीट भी मैं और फॉरवर्ड करूंगा, अगर क्वेश्चन नहीं हो मुझसे डिस्कस करना, टाइम हम इसमें ज़्यादा नहीं देंगे बिकॉज हमारा सारे इतनी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक। बढ़े आगे, थर्ड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, डेट इज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट। दो चैप्टर हमारे बिल्कुल परफेक्ट हो जाने चाहिए, डेट इज ब्लड रिलेशंस एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूं डायरेक्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है फॉर सीयूईटी। पहले मैं सारे कोर चैप्टर कराऊंगा जो आईपीएम और सीयूईटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। टाइम निकलता जाएगा जब हम सीयूईटी का फिर नॉन वर्बल कराएंगे जो कि वो आईपीएम में नहीं आता, तो वो हम कराएंगे थोड़ा सा लास्ट में, जिससे सीयूईटी वालों के लिए वो सारा हो जाएगा, आईपीएम का पहले है। तो क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है तो सारी चीज़ें देखनी। सक्षम, डायरेक्शन के बारे में कुछ जानते हो, पढ़ा है? मणिका आपने पढ़ा है? कितनी डायरेक्शंस होती हैं? 4 होती हैं। अपर्णा, टोटल डायरेक्शन बताओगी कितनी होती हैं? यस, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन चार्ट, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूँ, आप लोग अभी सब 12th करके ही आगे बढ़ रहे हो। आप लोगों ने बैंक के एग्जाम का बात सुनी होगी, सुना है? किसी ने आपके कलीग ने, या फिर कलीग कह रहा हूँ, आपके कजन्स वगैरह ने दिया होगा, दिया है कोई ब्रदर वगैरह ने, तो आपने देखा उसमें रीजनिंग का क्या लेवल आता है? कभी देखा पढ़ना? दिया भी था? तो तुम तो अभी ग्रेजुएट भी नहीं हो। अच्छा, पेयरिंग में दे दी। अच्छा, कैसी थी रीजनिंग? देखो यही है, क्योंकि रीजनिंग जो है ना बैंक वगैरह में बहुत डीप आ रही है। और अगर मैं बहुत अच्छे एग्जाम, जैसे अब आप लोग तैयारी कर रहे हो, सीयूईटी कर रहे हो, आईपीएम कर रहे हो, अच्छे लेवल की रीजनिंग आ रही है। और लेवल की बात करते हैं तो आगे जाके कैट होता है, एलआर का सेक्शन होता है, तो लेवल एकदम सेट नहीं होते ये कि हम सोचे कि आज हमने पढ़ना शुरू किया और हम मास्टर बन गए। प्रैक्टिस और टाइम लगता है। विद इन 3 months 4 months अगर आप कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस कर रहे हो तो एलआर में मास्टर बन जाओगे। लेकिन आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक की एनालाइज तक जाना है, डीपली जाना है। ये नहीं कि 4-5 क्वेश्चन कर लिए हो गए, कम से कम 30 to 40 क्वेश्चन, और जो भी मिलते जाए वो करते जाओ, ठीक है। चलो बात करते हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस की। तो नॉर्मली हमारी जो डायरेक्शंस होती हैं वो होती हैं 4। कौन कौन सी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे कि नॉर्थ के जस्ट अपोजिट होती है साउथ, ये सभी को पता है, और ईस्ट के जस्ट अपोजिट होती है वेस्ट, ठीक है। तो ये डायरेक्शन चार्ट है। क्या नॉर्थ हमेशा ऊपर ही लिया जाता है सक्षम? ये कुछ जरूरी नहीं है, रटना नहीं है, क्योंकि क्या होता है बुक्स वगैरह में नॉर्थ को ऊपर लिया हुआ है, तो हम भी नॉर्थ को ऊपर कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये डायरेक्शन चार्ट कुछ ऐसे बना दूं कि ईस्ट ऊपर ले लूं और नीचे वेस्ट ले लूं, तो नॉर्थ किधर होगा ये आपको सोचना है। नॉर्थ इधर होगा तो आपको ये भी चार्ट सही है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि नॉर्थ के ऑलवेज 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईस्ट होता है। क्या होता है? नॉर्थ के 90 डिग्री क्लॉकवाइज। जब ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज में ईस्ट है तो ये 90 डिग्री में यहाँ, और ये 90 एंड देन दिस 90। हर डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, ठीक है। तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये 4 टाइप की हमारी डायरेक्शन ड्रॉ होती है। आप इधर भी ड्रॉ कर सकते हो, इसमें भी ड्रॉ कर सकते हो, ये भी हमारा सही होगा। कुछ भी इसमें रॉन्ग नहीं है कि सर आप ऊपर ही नॉर्थ ले रहे हो, नहीं, वी कैन टेक इन ईदर फॉर्म, ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके रिमेनिंग डायरेक्शंस की। तो रिमेनिंग डायरेक्शन को ड्रॉ करते हैं, तो ये देखो, ये मिड वाली डायरेक्शन होगी एंड दिस मिड वाली डायरेक्शन होगी।
तो अगर मैं देखूं नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन आएगी, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इसके बीच में एंगल कितना होगा 45 डिग्री एंड देन एंगल इज आल्सो 45 डिग्री, ठीक है। ये एंगल भी 45 डिग्री एंड दिस एंगल आल्सो 45 डिग्री, ये भी 45 और ये भी 45, ये भी 45 और ये भी 45, सही है। अब एक चीज ध्यान रखना कि नॉर्थ ईस्ट अगर मैं ऐसे कंसीडर कर रहा हूं तो आपको सेम ही चीज है, मतलब जैसे 45 डिग्री पे इधर से आ रहे हो तो नॉर्थ ईस्ट ले रहे हैं और इधर से ले रहे हो तो ईस्ट नॉर्थ है। जैसे कुछ लोग ईस्ट नॉर्थ भी बोलते हैं, तो एक ही बात होती है, काउंट करने की बात है आप किधर से कर रहे हो। अच्छा कंपास की बात करें तो कंपास में एक बीच में भी डायरेक्शन होती है NNE, देखा है कंपास सबने, तो कंपास में एक बीच में भी होती है NNE, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। तो वो कितना होगा 22.5 डिग्री, कितना होगा 22.5 बीच में। तो उससे देखो एक चीज क्या है, अगर 22.5 डिग्री से कम का मूवमेंट आ रहा है तब तो नॉर्थ कंसीडर करना है आपको, क्या कंसीडर करना है, नॉर्थ। और 22.5 से ज्यादा आ रहा है तो नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये भी एक, अभी जब हम एंगल बेस्ड पढ़ेंगे तो उसमें ये भी चीज आएगी कि जैसे 30 डिग्री नॉर्थ के 30 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है तो हम कौन सी डायरेक्शन लेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा वो। जैसे 5 डिग्री है तो नॉर्थ में ही कंसिडर कर लेंगे कि 5 डिग्री का मूवमेंट नॉर्थ में ही कंसिडर होगा, ठीक है। तो ये एक रूल्स होता है। तो टोटल कितने टाइप की डायरेक्शन हो गई हमारी, 8 टाइप की। सब लोग फेसबुक चलाते होंगे आजकल, फेसबुक पे देखते हो ना 360 डिग्री व्यू आता है, क्या मतलब होता है उसका, जब आप फोटो को घुमाते हो वो चारों डायरेक्शन में घूम जाता है, उसका मतलब क्या है, वो 360 डिग्री चारों दिशा एंगल्स में नहीं घूमता। गूगल मैप खोला है कभी स्क्रॉल किया उसको, देखना वो पूरा घुमा देगा सेट। हाँ तो देखो आज का टाइम मैं बता रहा हूँ, आप लोग बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी में आ चुके हो, हम लोग नहीं थे इतने। अब जब हम लोग आपकी एज में थे हमारे टाइम पे फेसबुक चलता था, सिर्फ हम लोग सिर्फ कंप्यूटर पे फेसबुक चलाते थे, उसी पे चैटिंग करते थे। अब आप लोगों के टाइम पे जब आप लोग 12th पास कर रहे हो, हम लोग 12th पास कर रहे थे, वो ये इतनी अब तो AI आ चुका है, अब तो हर चीज़ इतनी एडवांस है, आप बस बोलो और काम सामने, सारे टूल्स हैं अपने पास। अगर लैपटॉप में आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो तो हमें PPT बनाने के लिए पूरी स्लाइड्स तैयार करनी पड़ती थी, अब आज कुछ नहीं करना, AI को बोल दो यार, टूल्स ऐसे आ चुके हैं। तो तभी तो ये और अगर हम इस टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो हम पीछे हो रहे हैं। अगर हमने ये टेक्नोलॉजी अपनाई नहीं, हमने कहा नहीं हम अपने ट्रेडिशनल मेथड पे रहते हैं, हम ठीक थे, नहीं, तो हम बहुत पीछे हैं, बिकॉज इंडिया बहुत पीछे है दूसरी कंट्रीज से। मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी कुछ सालों पहले सिंगापुर गया था, तो मैंने वहाँ पे डेवलपमेंट देखा, वहाँ की क्लासरूम देखी, मुझे मौका मिला था कर्टन यूनिवर्सिटी में जाने का, वहाँ की सिंगापुर में है। तो बच्चों के पढ़ाई का तरीका ही नहीं है, वो ये ऐसे पढ़ते ही नहीं, उनके पास अपने टैबलेट हैं, वो टैबलेट पे ही पढ़ रहे हैं और सामने भी टैबलेट है, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं टीचर, ना कुछ लिख रहे हैं कुछ, मतलब टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग वो चल रहे हैं। तो हम लोग इसीलिए पीछे हैं। तो जापान देख लो, कोरिया देख लो, इन देशों की टेक्नोलॉजीज कहाँ पहुँच चुकी हैं और हम लोग अभी भी बहुत पीछे हैं। आपने अभी वो देखा होगा AI समिट हुआ था, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी का, वो देखा था आपने। मैं आपको बताता हूँ, मैं शारदा यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, नाम सुना है आपने, ग्रेटर नोएडा। मेरे टाइम पे वो HIT था, मेरे टाइम पे वो यूनिवर्सिटी बना था 2012-13 में, तो मैं उससे पास आउट हूँ। तो सोचो मुझे ग्रेटर नोएडा की कितनी मतलब यूनिवर्सिटीज़ का पता होगा। तो गलगोटिया मेरे सामने उस टाइम भी था, मेरे दोस्त पढ़ते थे। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बस पैसे दे के डिग्री ले रही हैं। अभी भी गलगोटियाज में 10-10 लाख 12-12 लाख रुपए का आपको पेमेंट करो और आप एडमिशन लो, पेमेंट शीट है वहाँ पे। तो टैलेंट कैसे मिलेगा? अब उन्होंने अपना वो चाइनीज रोबोट ले आए, उन्होंने उसको मार्केटिंग की मैम को, कम्युनिकेशन वाली मैम को लगा दिया कि आप जाके सबमिट करो। उनका वो देखा होगा आपने, एरोप्लेन देखा था, कितनी इंसर्ट करा रहे हैं इंडिया की, मतलब वो ऐसा एरोप्लेन थर्माकोल का बना के आप AI के सबमिट में रख रहे हो जहाँ वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी की मीडिया आया हुआ है। तो क्या वो इमेज होगी हमारी कि हम लोगों को एक एरोप्लेन के लिए भी थर्माकोल वाला लगा के दिखाना पड़ रहा है, ड्रोन के लिए, जहाँ हम दूसरे देशों में देख रहे हैं कितना एडवांस सिस्टम है। तो ये भी हमारे लिए बहुत लैक की बात है। इसीलिए हमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कुछ ऐसा दिखाना है। ऐसा नहीं है टैलेंट की कमी है, टैलेंट बहुत है इंडिया में, लेकिन बस ये होता है कि हमारे पास टैलेंट है, हम US जाएंगे, हम इंडिया में रुकेंगे ही नहीं। तुम देखते हो ना टैलेंटेड लोग, क्या होता है उनका ड्रीम, यार US में सेटल होना है,
गूगल में जाना है, होता है ना, क्योंकि टैलेंट है उनके पास और वो पहुंचते भी हैं, इंडिया में रुकते ही नहीं है। और जब हम इंडिया में नहीं रुकेंगे तो इंडिया डेवलप होगा। सारा टैलेंट तो हम यूएस को दे रहे हैं, यूएस हमें पेमेंट देता है, और यूएस के पास तो इतना पैसा आता है, आपको पता है, एक एक मैन पावर के वो करोड़ों, उनके पास लाखों डॉलर आते हैं, वो हमें देते कितना है? डॉलर का मतलब समझ रहे हो, 95 रुपीज़ का डॉलर है। तो कहने का मतलब है कि हम टैलेंट का यूज़ करें अपने प्रोग्रेस के लिए, अपने देश के प्रोग्रेस के लिए और अपने इनहेंसमेंट। ठीक है, चलो फिर बात करेंगे, अभी टॉपिक पे आते हैं। तो ये हमारी हो गई साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये टोटल 8 टाइप की डायरेक्शन हो गई। फटाफट से डायरेक्शन चार्ट को ड्रॉ कर लो अपनी कॉपी में। उसके बाद हम देखते हैं डिस्टेंस को। ये डायरेक्शन चार्ट तो समझ में आ गया। क्लॉकवाइज मूवमेंट की बात करेंगे, सभी को पता होगा, एक बार हम दोबारा बता देंगे। सक्षम क्लॉकवाइज मूवमेंट पता है? इन दी मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन और टेकिंग राइट टर्न। क्या बोलते हैं? और टेकिंग राइट टर्न। ठीक है, चार्ट बन गया, ये क्लियर है युवराज? Yes, sir. बढ़ा दो आगे। सर इसमें मेरे क्वेश्चन तो होता है कि वो 4 किलोमीटर नॉर्थ में चला, है ना? देखो, अब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, जैसे 12 है, ये 6 है, ओके। दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर मैं देखूं यहां से मैं राइट जा रहा हूं, तो ये राइट टर्न लिया एंड देन राइट टर्न लिया। देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट टर्न होता है ऑलवेज, तो ये मेरा राइट टर्न होगा। समझ में आया? जैसे मैं ऐसे जा रहा हूं, हमेशा 90 डिग्री पे ही राइट लिया जाता है नॉर्मली। क्वेश्चन ने अगर 45 दे रखा है तो अलग बात है, लेकिन 90 पे ही लेते हैं। तो अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो क्लॉक ऐसे चलेगी, तो राइट इधर, फिर राइट इधर। तो समझ में आया? मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन और टेकिंग राइट टर्न। ठीक है, अब राइट टर्न लेना है तो ऑलवेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, मूवमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक। अब जैसे ये है, अब मैं ऐसे लेता हूं, तो ये कौन सा होगा? एंटी क्लॉक। और टेकिंग लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न लेने का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाना चाहिए कि फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूं इधर, तो मुझे लेफ्ट टर्न लेना है, तो लेफ्ट टर्न देखो, राइट नीचे होगा, लेफ्ट ऊपर होगा। ठीक है, और फिर लेफ्ट लेना है तो इधर आऊंगा, और फिर लेफ्ट लेना है तो मैं इधर आऊंगा। दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, लेफ्ट ड्रॉ करना चाहते हो तो इसे ड्रॉ कर लो, फटाफट फोटो लेना है तो फोटो ले लो। क्लियर है ना राइट टर्न और लेफ्ट टर्न का कॉन्सेप्ट? ठीक, अब हम इसी के साथ बात कर लेंगे डिस्टेंस की भी, तो डिस्टेंस को भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 3 किलोमीटर इधर जा रहा हूं, ठीक है, एंड देन 4 किलोमीटर ऊपर की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, अब मुझसे कह रहे हैं टेल दी डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, हाउ फार आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितनी डिस्टेंस होगी अपन? 5। इसमें कौन सी थ्योरम लग रही है मणिका? पाइथागोरस, सबने पढ़ी होगी, दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम के लिए एक चीज मैंडेटरी होती है कि एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर मैं ये देखूं, ये डिस्टेंस कितनी आएगी? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। इसको सॉल्व करते हैं, 9 + 16 √ 25, दैट इज 5। सही है, तो ये हमारा हो गया इधर से 3 और ये 4। तो इस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस, यानी h² = p² + b², और h² - b² = p²। कोई भी 2 वेरिएबल से आप तीसरा वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये ठीक है, जहां भी ये नीड होगी आप लगाओ। ठीक, नोटेड डाउन कर लो। This is the entire overview of direction and distance. In next class, we will start these questions based on different categories like angle based, shadow based and relative direction. समझ में आया इतना अच्छे से? ठीक, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे। थैंक यू।